11th क्लास बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यावसायिक संगठन के प्रारूप। इसका पार्ट नंबर 3 हम करेंगे। हम डिस्कस कर रहे थे मीनिंग वगैरह जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में। अब उसकी विशेषताओं पर आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, इसके कुछ एक दो पॉइंट्स हमने विशेषताओं के किए थे। अगले पॉइंट पर आएंगे जो हमारा है व्यवसाय का पंजीयन और नियमन, रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन ऑफ द बिजनेस। देखें, पंजीयन जो क्या चीज़ होती है, ये अभी आगे डिटेल में हम इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। यहाँ थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि जैसे मान लो कि सरकार का कोई ऑफिसर है और उसने एक रजिस्टर लगाया हुआ है, ठीक है। तो हम जब सरकार के पास जाते हैं और सरकार को बताते हैं कि भाई हम ऐसी कंपनी खोलने जा रहे हैं, तो आप ऐसा करो कि हमारे ये जो दुकान हम खोल रहे हैं इसका नाम भी आप अपने रजिस्टर में नोट कर लो, ठीक है। तो जब हम सरकार के रजिस्टर में अपने बिज़नेस का नाम, उसका पता वगैरह सब नोट करवाते हैं, तब उसे रजिस्ट्रेशन कहा जाता है। बस केवल इतना सा समझ लें, अभी आगे डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ बोला गया कि भाई जो ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हम शुरू कर रहे हैं, इसको सरकार के पास रजिस्टर करवाने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। दूसरा, इसके लिए कौन सा रेगुलाइजेशन या नियमन का मतलब है कौन से नियम लागू होते हैं, तो इसके लिए हिंदू विधान एक नियम बनाया गया। उस हिंदू विधान के अनुसार ये चलता है, इंग्लिश में इसको हिंदू लॉ बोलते हैं। तो इसके लिए कौन सा लॉ लागू या कौन सा कानून लागू होता है, जिसको हम बोलते हैं हिंदू विधान या हिंदू लॉ, ठीक है। अब अगला चौथा पॉइंट है मुखिया द्वारा प्रबंधन या मैनेजमेंट बाय द हेड। हमने डिस्कस किया कि परिवार में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, पर जो सबसे बड़ा व्यक्ति होगा, एग्जाम्पल के लिए हमारे दादाजी, वो परिवार के मुखिया कहलाते हैं। तो वही सारा इंतजाम करेंगे। ये परिवार का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है, सबसे बड़ा सदस्य होता है। संपूर्ण नियंत्रण इस बिज़नेस के ऊपर जो है विश्व मुखिया का होता है। बाकी सदस्य व्यवसाय को चलाने में कोई हस्तक्षेप नहीं करते, मतलब कोई ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करते, उसको बोलते नहीं है मुखिया कि आप ऐसा करो या मत करो। ना कोई ना कोई व्यक्ति जो है कोई समझौता जो है बाहर वाले किसी व्यक्ति के साथ कर सकता है, कि बाहर वाले किसी कंपनी के साथ कोई हम समझौता कर रहा है कि हम आपको इतने रुपए में सामान बेचेंगे, ऐसा कोई समझौता करने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं होता है। ये जितने भी समझौते करेगा वो केवल मुखिया को अधिकार होंगे। पांचवा पॉइंट है सीमित दायित्व, लिमिटेड लायबिलिटी। यहाँ पर हमने ध्यान रखना है कि जितने भी परिवार के सदस्य होते हैं उन सब का दायित्व सीमित होता है। दायित्व सीमित होने का मतलब ये हुआ कि अगर व्यवसाय में बहुत ज़्यादा हानि हो जाती है, तो जितने रुपए एक एक व्यक्ति के हिस्से में पूंजी के आते हैं, अधिकतम उनसे उतना ही पैसा लिया जा सकता है। परंतु जो हमारा मुखिया होगा उसका दायित्व असीमित होगा, उसकी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड हो जाती है। बाकी सभी सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। तो मुखिया को छोड़कर सभी का दायित्व सीमित है, मुखिया का दायित्व जो है असीमित है। अगर घाटा बहुत ज़्यादा व्यवसाय को पड़ता है, तो मुखिया की निजी संपत्ति का प्रयोग भी व्यवसाय के ऋणों को चुकाने के लिए किया जा सकता है। 6 पॉइंट हमारा है स्थायी अस्तित्व, परमानेंट एग्जिस्टेंस। किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर, उसके दिवालिया हो जाने पर, पागलपन हो जाने पर इसका कोई प्रभाव हमारे बिजनेस पर नहीं पड़ता, ठीक है। तो बिजनेस लगातार चलता रहता है। अगला दिया गया जन्म से सदस्यता, मेंबरशिप बाय बर्थ। तो यहाँ पर जैसे ही कोई व्यक्ति हमारे व्यवसाय में हमारे परिवार में पैदा होता है, पैदा होते ही वो सदस्य बन जाता है व्यवसाय का। उसको बाकी के सदस्यों के साथ, व्यक्तियों के साथ कोई समझौता, एग्रीमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। 8वां पॉइंट है पारिवारिक व्यवसाय, फैमिली बिजनेस। चाहे व्यक्ति बालिग हो या नाबालिग हो, तो हर व्यक्ति जो है परिवार का जो उसका सदस्य होता है उसमें भाग लेता है, उसमें हिस्सा लेता है। कुछ एक परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जबकि स्त्रियां भी इसकी सदस्य हो सकती हैं दाय भाग व्यवस्था में। 9वां पॉइंट है अलग संपत्ति रखने का अधिकार, राइट टू टेक सेपरेट प्रॉपर्टी, हैव सेपरेट प्रॉपर्टी। इसमें सभी सदस्यों को ये अधिकार होता है कि बिजनेस की प्रॉपर्टी में तो उनका अधिकार है, यदि वो चाहें तो अपनी कुछ प्रॉपर्टी वो अलग से भी बना सकते हैं। जैसे हमने डिस्कस कल एग्जांपल में किया था कि दादाजी की दुकान है, वो पूरा दिन दुकान में मिठाइयाँ बेचते हैं और शाम को जब वो आते हैं दुकान बंद करके, तो उसके बाद हम सारा परिवार मिलकर उनके साथ में मिठाई बनाने का काम करते हैं, क्योंकि हमारा ये सबका बिजनेस है, ठीक है। तो इसका मतलब है दिन में हम सभी फ्री होते हैं जब दादाजी मिठाई बेच रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि
अब हम दिन में कुछ और अगर काम करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, उससे जो हमको तनख्वाह वगैरह मिलती है, उससे हम अलग अपनी संपत्ति जो है वो रख सकते हैं। वो परिवार की या व्यवसाय की संपत्ति नहीं मानी जाएगी। 10वां पॉइंट है विघटन या फिर डिसोल्यूशन। विघटन का मतलब होता है डिसॉल्व करना या समाप्त करना। अगर व्यवसाय को बंद करना हो, इस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को, तो कोई एक व्यक्ति जो है इस बिज़नेस को बंद नहीं कर सकता। ठीक है। अगर परिवार के सारे सदस्य चाहते हैं कि इस बिज़नेस को बंद कर दिया जाए, तभी ये बिज़नेस बंद होगा। जब तक एक भी व्यक्ति कहता है कि मैं बिज़नेस को चालू रखना चाहता हूँ, तब तक इस बिज़नेस को बंद नहीं किया जा सकता। बल्कि व्यवसाय जो व्यक्ति है जो बंद करना चाहता है, वो चाहे तो अपने हिस्से का पैसा लेके बिज़नेस से अलग हो सकता है। अगला है हिसाब किताब या फिर रिकॉर्ड्स। मुखिया सारा हिसाब किताब, अकाउंट्स का रिकॉर्ड जो है वो मुखिया ही रखता है। बाकी सदस्यों को ये अधिकार नहीं होता कि वो उनसे उसका अधिकार मांगे या फिर बुक्स को देखने का अधिकार मांगे। अगला है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के लाभ क्या हैं। पहला दिया गया स्थापित करने में सरलता, इजी टू स्टार्ट। यहाँ पर बिजनेस को शुरू करने के लिए हमें किसी भी व्यक्ति से कोई समझौता करने की आवश्यकता नहीं होती, ना ही कोई कानूनी कार्रवाई, वैधानिक कार्रवाई करनी होती है। सेकंड है निर्णय की स्वतंत्रता, फ्रीडम रिगार्डिंग द डिसीजंस। सारे निर्णय लेने का संपूर्ण अधिकार जो है वो मुखिया के पास होता है, पूर्ण रूप से वो स्वतंत्र होता है। तीसरा पॉइंट है गोपनीयता या सीक्रेसी। केवल मुखिया को ही ज्ञान होता है कि बिजनेस में कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ पर लग रहा है, कितना लाभ हम कमा रहे हैं। किसी और प्रतिस्पर्धियों को इसकी कोई जानकारी नहीं होती। प्रतिस्पर्धी का मतलब है कॉम्पिटिटर्स। और जो पड़ोसी दुकानदार हैं वो नहीं जानते, तो इसका हम लाभ उठा पाते हैं। चौथा पॉइंट है कुशल प्रबंध या एफिशिएंट मैनेजमेंट। यहाँ पर जो प्रबंध होता है, कंट्रोल होता है बिजनेस का, वो सारा कंट्रोल मुखिया के हाथ में होता है। इसी ये बहुत कुशल होता है। मुखिया जो है उसको कई वर्षों का अनुभव होता है, और उस अनुभव के आधार पर ये बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से चलाता है। पाँचवा पॉइंट है आयकर में काफ़ी छूट इस प्रकार के व्यवसाय को दी जाती है। एग्जम्पशन फ्रॉम द इनकम टैक्स। व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता, फ्रीडम रिगार्डिंग द सिलेक्शन ऑफ ए बिजनेस। कौन सा बिजनेस करना है हम लोगों ने, ये चुनने का पूरा अधिकार मुखिया को हो सकता है। अगला है सद्भावना या फिर गुड फेथ। सभी सदस्य जो परिवार के होते हैं, उनमें सहयोग और सद्भावना जो है उसका वातावरण होता है। सभी मिलकर के कार्य करते हैं और एक दूसरे की हेल्प के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगला है मितव्ययिता या फिर इकोनॉमी। क्योंकि यहाँ पर जितने भी परिवार के सदस्य हैं वो सभी के सभी व्यवसाय के मालिक हैं, तो इन सबको ये मालूम होता है कि अगर हमारा बिजनेस में लाभ होगा तो वो हमारे परिवार को ही मिलेगा, हम सबको ही मिलेगा, किसी बाहर वाले व्यक्ति को नहीं मिलने वाला। इसलिए बिजनेस के लाभों को बढ़ाने के लिए वो कम से कम खर्चे में अपने बिजनेस को चलाने की कोशिश करते हैं। अगले पॉइंट पर आते हैं। पॉइंट्स को आप वीडियो को रोक के नोट कर लीजिए, करा कीजिए। अगला है हानियाँ या फिर सीमाएँ, डिसएडवांटेजेस और द लिमिटेशंस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। पहला पॉइंट इसमें आ जाएगा पूंजी के सीमित साधन या लिमिटेड सोर्सेज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द कैपिटल। क्योंकि यहाँ पर पूंजी बहुत ज़्यादा नहीं होती, केवल एक ही परिवार के सदस्य यहाँ पर होते हैं। जब हम इसकी तुलना करें बहुत बड़ी कंपनियों के साथ, जहाँ पर कि लाखों आदमी, करोड़ों आदमी मालिक हो सकते हैं, तो यहाँ पर थोड़े से व्यक्ति 5-7 आदमी मालिक होंगे, तो फिर पूंजी भी थोड़ी होगी, और जब पूंजी थोड़ी होगी तो बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं हो पाएगा, और बड़े पैमाने पर उत्पादन के लाभ भी हम नहीं उठा पाएंगे। सेकंड पॉइंट है सीमित प्रबंध, लिमिटेड मैनेजमेंट। क्योंकि एक अकेला व्यक्ति ही मुख्य रूप से बिजनेस को संभालता है, मुखिया, इसलिए बिजनेस को बहुत बड़ा आकार वो नहीं दे पाता है। थर्ड पॉइंट है मुखिया का असीमित दायित्व, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ हेड। क्योंकि मुखिया का दायित्व असीमित होता है, उसको मालूम है हानि हो जाएगी तो बाकी सदस्यों से थोड़ा ही पैसा लेंगे, परंतु मेरी तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, मेरा तो सारा निजी सामान भी बिक जाएगा। इसलिए मुखिया कोई भी रिस्क लेने से पहले, कोई जोखिम उठाने से पहले संकोच करता है। चौथा पॉइंट है साहस व परिश्रम का अभाव, लैक ऑफ सम इंटरप्राइज एंड लेबर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पर जो सदस्य होते हैं, सामान्यतः हम ये कहते हैं परिवार के सदस्य, परंतु होता यह है कि परिवार के जो सदस्य होते हैं उनकी भी एक कोशिश होती है कि मैं अपनी निजी संपत्ति को बढ़ाऊं, कि अगर ये संपत्ति इस बिज़नेस की बढ़ेगी, वो तो सभी परिवार के सदस्यों की बढ़ेगी, तो मेरी अपनी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है मैं उसको बढ़ाने की कोशिश करूं। इसलिए वो अपनी निजी संपत्ति को बढ़ाने पर तो ध्यान ज़्यादा केंद्रित करते हैं, परंतु व्यवसाय की तरफ, जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है उसकी तरफ उनका ज़्यादा ध्यान नहीं होता, उसकी तरफ उनकी जो प्रवृत्ति है वो आलसी हो जाती है। और जब परिवार के सदस्य व्यवसाय की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो धीरे धीरे व्यवसाय हानि में जाकर डूब भी सकता है। पांचवा पॉइंट है शक्ति के
केंद्रीकरण से हानि, मिस यूज़ ऑफ द पावर। शक्ति का केंद्रीकरण का मतलब ये हुआ कि सारे के सारे अधिकार, सारी की सारी शक्तियाँ यहाँ पर परिवार के मुखिया के पास केंद्रित होती हैं, उसी को सारी अधिक शक्तियाँ जो हैं वो दी हुई हैं। तो मुखिया भी कई बार क्या करता है, गुप्त तरीके से जो बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है उसको धीरे धीरे जो है निजी प्रॉपर्टी में चेंज करने लगता है, और वो चाहता है कि मेरी बिजनेस की प्रॉपर्टी जो है वो ख़त्म हो जाए, और चाहे चले या ना चले कोई बात नहीं, पर मेरा निजी जो है वो घर जो है वो बन जाना चाहिए। तो जब उसका भी ध्यान अपनी निजी प्रॉपर्टी पर आ जाएगा तो ये व्यवसाय के लिए हानिकारक हो जाएगा। 6 पॉइंट है अकुशलता या इनएफिशिएंसी। एक सदस्य की मेहनत का फल सभी सदस्यों में बढ़ जाता है क्योंकि लाभ सभी में बढ़ता है। तो अगर एक व्यक्ति ज़्यादा मेहनत से कार्य करेगा और उसका पैसा सभी को मिल जाए तो व्यक्ति बोलता है मैं ही अकेला मेहनत क्यों करूं। इसके कारण धीरे धीरे वो भी अपनी कुशलता को समाप्त करने लगता है। अगला है सीमित सदस्यता या लिमिटेड मेंबरशिप। यहाँ पर परिवारों के सदस्य जो हैं उनकी मात्रा भी ज़्यादा नहीं हो सकती, 8-10 परिवार के सदस्य हो सकते हैं, जबकि हमने कहा बहुत बड़ी कंपनी जो है उसमें मालिकों की संख्या लाखों या करोड़ों में हो सकती है। और दूसरा, ऐसा भी आवश्यक नहीं है कि जितने हमारे सदस्य हैं वो सभी एक्सपर्ट होंगे बिज़नेस को चलाने में। ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी बिज़नेस को कुशलतापूर्वक चलाने की जानकारी ना रखता हो, तो इससे ये व्यवसाय को ज़्यादा उन्नति नहीं कर पाता। 8वां पॉइंट है सद्भावना की कमी, लैक ऑफ द गुड फेथ। सामान्यतः हम लोग कहते हैं कि परिवार के सदस्य मिलकर रहेंगे, आपस में सद्भावना के साथ रहेंगे, प्रेम के साथ रहेंगे, तो ये केवल कल्पना की बातें हैं। व्यक्तियों में आपस में मनमुटाव चला रहता है और जिसके कारण ये बिजनेस धीरे धीरे बिखरने लगता है, टूटने लगता है और आखिर में समाप्त हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट टाइप की ऑर्गेनाइजेशन पर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के हिसाब से, साझेदारी, पार्टनरशिप। साझेदारी क्या चीज़ होती है? साझेदारी एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें कि 2 या 2 से अधिक सदस्य होते हैं। ठीक है, तो वो 2 या 2 से अधिक सदस्य होते हैं, अलग अलग व्यक्ति आपस में इकट्ठे होते हैं और ये सभी अपनी इच्छा से मिलकर के व्यवसाय करने शुरू करते हैं। और यहाँ पर ये ज़रूरी है कि पहली बात है वो अपनी स्वतंत्र इच्छा से हमारे बिज़नेस में आते हैं, मजबूर नहीं किया जाता उनको बिज़नेस में आने के लिए। आपस में आकर व्यवसाय करने का वो समझौता या एग्रीमेंट करते हैं, एक वैधानिक व्यापार करते हैं। वैधानिक मतलब जो कानूनी रूप से बिल्कुल सही होगा वो करते हैं। हर एक व्यक्ति जो ये साझेदारी जो बिज़नेस होता है इसमें जितने आदमी आपस में मिलकर बिज़नेस करते हैं उन सबको, मालिकों को हम कहते हैं साझेदार। ठीक है, तो हर एक व्यक्ति जो है साझेदार कहलाता है जो कि बिज़नेस का मालिक होगा, और जितना भी लाभ हानि इस बिज़नेस में होता है वो सभी मालिकों में, साझेदारों में बांट दिया जाता है। डेफिनेशन हम देखते हैं, परिभाषा इसकी। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी विभिन्न व्यक्तियों के बीच एक ऐसा संबंध होता है जिसमें ऐसे व्यवसाय के लाभ, मतलब बिजनेस को हम चलाएंगे, व्यवसाय के लाभ को परस्पर बांटने का समझौता। परस्पर मतलब आपस में, एक बिजनेस, एक व्यवसाय हम करेंगे और उस व्यवसाय के लाभों को सभी आपस में बांटेंगे, उसका एक समझौता है, एग्रीमेंट किया जाता है जिसे वे सब चला रहे हों। मतलब या तो सारे के सारे साझेदार या मालिक बिजनेस को चला रहे हैं, या उन सब की ओर से मतलब ऐसा भी हो सकता है कि 10 व्यक्ति इकट्ठे हुए, उन्होंने बोला भाई हम पैसा तो लगाएंगे, मालिक हम सभी हैं, पर एक आदमी को बोला कि आप हम सब की तरफ से आप बिज़नेस को चलाओ, तो सबकी ओर से, और उसमें बोला गया उन सब में से कोई एक चला रहा हो। ठीक है, सो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4, पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन द पर्सनस, रिलेशन मतलब समझौता है, वो हैव एग्रीड, जो आपस में सहमत हुए, टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय द ऑल, जो कि सभी के द्वारा चलाया जाएगा, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर द ऑल, और एक के द्वारा चलाया जाएगा। एक्टिंग फॉर द ऑल का मतलब है जो सबकी तरफ से एक व्यक्ति बिजनेस को चलाएगा। अगला है हमारा इसके तत्व या फिर विशेषताएं। तत्व, लक्षण, विशेषताएं, एलिमेंट्स, एसेंशियल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टनरशिप। अब ये पार्टनरशिप बिजनेस जो होता है इसकी विशेषताएं क्या हैं? पहला है वैधानिक लक्षण, स्टैट्यूटरी कैरेक्टरिस्टिक्स। कानून के अनुसार इसमें कुछ एक विशेषताओं का होना आवश्यक है, और पहला पॉइंट है एक से अधिक व्यक्तियों का होना, प्लूरलिटी ऑफ द पर्सन्स। इस व्यवसाय में एक से अधिक व्यक्ति ही होने चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति होगा तो वो एकाकी व्यवसाय होगा, साझेदारी नहीं होगा। सो ओनली पर्सन्स एंड नॉट द फर्म्स वुड बी द मेंबर्स। इस साझेदारी व्यवसाय में जो हमने कहा कि एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति हों, तो ये जो व्यक्ति है यहाँ पर व्यक्तियों का मतलब व्यक्तियों से ही है, किसी संस्था से नहीं है। ठीक है, कंपनी से नहीं है। सेकंड है व्यवसाय की उपस्थिति, एग्जिस्टेंस ऑफ द बिजनेस, कि जब हम सभी व्यक्ति आपस में इकट्ठे हुए हैं तो इनका उद्देश्य क्यों हुए हैं,
कोई बिजनेस करने के लिए, कोई व्यवसाय करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, लाभ कमाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। कोई धर्मार्थ कार्य, मतलब लोगों की भलाई के लिए अगर हम कोई कार्य करने के लिए आपस में इकट्ठे हुए हैं, जिसमें हम परोपकार करना चाहते हैं, पैसा नहीं कमाना चाहते, वो साझेदारी नहीं कहलाएगा। थर्ड पॉइंट हमारा है अनुबंध द्वारा संबंध साबित होना, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। अनुबंध का मतलब है समझौता, लोगों में समझौता होना चाहिए, उसके द्वारा ही ये सभी व्यक्ति आपस में इकट्ठे होते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो समझौता नहीं कर सकता कानून के अनुसार, तो वो व्यक्ति साझेदार नहीं हो सकता। जैसे कानून ये कहता है कोई नाबालिग व्यक्ति, नाबालिग का मतलब जिसकी आयु 18 वर्ष से कम की होती है, कोई पागल व्यक्ति ये भी समझौता नहीं कर सकता, दिवालिया इंसॉल्वेंट ये भी समझौता नहीं कर सकता, और शत्रु देश का नागरिक कोई व्यक्ति है ये भी हमारे समझौता नहीं कर सकता, तो पार्टनर नहीं हो सकता। चौथा पॉइंट है लाभ कमाने का उद्देश्य, प्रॉफिट मोटिव। हमने ये कहा कि जन कल्याण के लिए हम अगर आपस में इकट्ठे हुए हैं, लोगों की भलाई का काम करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, वो साझेदारी नहीं है। आपस में हम इकट्ठे हुए हैं कोई बिजनेस करने के लिए, कोई व्यापार करने के लिए, लाभ कमाने के लिए, वही साझेदारी कहलाएगा। उसके बाद में पाँचवें पॉइंट है लाभ का विभाजन। लाभ का विभाजन में जो हम लाभ कमाएंगे वो आपस में हम सभी ने बांटना भी होगा, ठीक है। तो उसके बाद है स्वामी और एजेंट का संबंध। बहुत ध्यान से इस पॉइंट को समझेंगे। रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। मान लो कि हम 10 साझेदार हैं, ठीक है। हमने एक साझेदार को बोला भाई आप जाओ और उस कंपनी के साथ किसी व्यक्ति पार्टी के साथ, दुकानदार के साथ कोई समझौता करके आ जाओ, कोई एग्रीमेंट करके आओ कि आप हमारा सामान बेचो। और हमने उसको बोला कि भाई ऐसा करना है, अगर कोई बात आएगी डिस्काउंट की तो आपने मैक्सिमम 5% का डिस्काउंट या छूट देनी है, उससे अधिक नहीं देनी। वो गया और जाकर 10% का समझौता करके आ गया, ठीक है। 10% डिस्काउंट देने का समझौता वो करके आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि उसने समझौता किया है, ठीक है, तो वो जो समझौता उसने किया वो हम सभी को मानना होगा, हम सभी को मान्य होगा। क्यों? क्योंकि उस वक्त वो हम सभी का प्रतिनिधि बन के गया है। और हम ये कहें दूसरे शब्दों में कि उस वक्त वो हम सब का एजेंट बन के गया था, एक दूत बन के गया था, और हम सभी जो थे प्रिंसिपल या स्वामी कहलाएंगे और वो एजेंट कहलाएगा उस वक्त। और जो वो समझौता करके आएगा हमें मानना होगा। दूसरी बारी हमारा जो बी पार्टनर है वो गया, वो कोई समझौता करके आया तो उसका बाकी सभी को मानना पड़ेगा। फिर सी किसी और की जगह जाता है, वो कोई समझौता करता है तो बाकियों को भी वो समझौता मानना पड़ता है। जब कोई व्यक्ति कोई काम के लिए जाता है तो उस वक्त वो हमारा सबका एजेंट बन के जा रहा है। पहले ए एजेंट बना था, फिर हमारा बी एजेंट बना, सी एजेंट बना। जब कोई व्यक्ति एक एजेंट बनता है तो बाकी अपने आप ही स्वामी या फिर प्रिंसिपल कहलाते हैं। इस व्यवसाय के सामान्य लक्षण क्या होंगे? जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला है असीमित दायित्व। हर एक साझेदार, हर एक पार्टनर, हर एक मालिक का दायित्व जो है असीमित है। व्यवसाय के ऋणों को चुकाने के लिए उसकी निजी संपत्ति का प्रयोग भी किया जा सकता है। सेकंड है पृथक अस्तित्व का अभाव, नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी। इसका मतलब हुआ पृथक का मतलब होता अलग। कहने का मतलब है कानून की नज़रों में साझेदार और व्यापार एक ही होता है, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है। तो प्रत्येक पार्टनर हमारा जो है वो बिजनेस का मालिक है और बिजनेस भी है। तभी हम लोगों ने कहा कि जब व्यवसाय के ऋण चुकाने होते हैं तो साझेदारों के घर का सामान भी बेचा जा सकता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। क्यों? क्योंकि कानून की नज़रों में उनका घर और उनका परिवार और उनका व्यवसाय एक ही होता है। अगला है सद्विश्वास या गुड फेथ। जो ये पूरा व्यवसाय चलता है साझेदारी का, ये एक विश्वास के ऊपर आधारित होता है। हर एक साझेदार को चाहिए कि वो व्यवसाय की सारी बातें बाकी साझेदारों को बताए। जो भी उसने कोई लेन देन किया है, कोई एग्रीमेंट किया है, उसका सच्चा और उचित विवरण मतलब डिटेल बाकी सभी साझेदारों को आकर के वो बताए। अगला है हितों के हस्तांतरण पर रोक, रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। अपने हिस्से का जो पैसा है हम दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, उसके ऊपर रोक लगी हुई है, ठीक है। अपने हिस्से का पैसा दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, उसके ऊपर रोक होती है कि मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मैंने 1 लाख रुपए की कैपिटल लगाई है, मैं छोड़ के जा रहा हूँ और मेरी कैपिटल की से अब कोई और आदमी को मैं मालिक बना रहा हूँ। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, किसी और को आप अपने हिस्से का पैसा लगाकर साझेदार नहीं बना सकते। कारण ये होता है कि हम दूसरे व्यक्ति को नहीं जानते वो व्यक्ति कैसा है। पाँचों पॉइंट है फर्म का निश्चित नाम। जो बिजनेस हम कर रहे हैं उसका एक नाम भी हम लोगों ने रखना होगा, डेफिनेट नेम ऑफ द फर्म। और सिक्स है निहित एजेंसी, इम्प्लाइड एजेंसी। प्रत्येक साझेदार को फर्म के नाम पर कार्य करने का पूरा अधिकार होता है और ये जो कार्य वो करेगा वो सभी को मानना होगा।